नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अपनी ख़त्म हो चुकी है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट है वो अपडेट कर दी है, तो सारी वीडियो आप वहां पर इंडियन पॉलिटी की चेकआउट कर सकते हो। तो जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसमें हम सबसे पहले टॉपिक करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ दिया गया है? राज्यपाल दिया गया है भारत का जो संविधान है का भाग 6 है। भाग 6 का क्या नाम है? भाग 6 का नाम है राज्य, यानी स्टेट्स। इसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल के पद से संबंधित प्रावधान हैं, और बाद में संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में भी इससे संबंधित बातें वो बताई गई है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 153 पर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि राज्यपाल का पद बनाया क्यों गया। जो राज्यपाल का पद है ये हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में भी एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो राज्यों में नियुक्त किया जाता है, और राज्यों में सारे कार्य संचालन राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। वही व्यवस्था हमारे भारत में अपनाई गई है, और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो अनुच्छेद 153 देखते हैं। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका मतलब यह हो गया कि हर राज्य का अलग अलग राज्यपाल होगा। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा चेंज किया गया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हम नियुक्त कर सकते हैं। जो 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन 1956, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने के संदर्भ में ये भी बात इसमें स्पष्ट है कि एक राज्य का राज्यपाल और किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी उसको साथ में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 153, जो राज्यपाल का पद है उसको बताता है। अब है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के सारे काम हैं वो राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों का अर्थ है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से वो सारी कार्यवाही करवाएगा। तो राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद इस 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान को बताता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल को राष्ट्रपति है वो नियुक्त करेंगे, और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति है वो अपने विवेक से राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, वो इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल नियुक्त करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल है वो नियुक्त करेंगे, और राज्यपाल की नियुक्ति है वो एक मुहर लगे हुए अधिपत्र से, यानी वारंट जारी करके की जाएगी। अब इसमें बात आती है कि जो राज्यों के राज्यपाल है वो नियुक्त होते हैं, ना कि निर्वाचित। जब अपना संविधान बन रहा था
तो उस समय ये एक मुद्दा उठा था कि राज्यों के राज्यपाल हैं वो नियुक्त होंगे या निर्वाचित होंगे। जिस प्रकार राष्ट्रपति के संदर्भ में उठा था कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा ही राज्यपाल के लिए था कि ये नियुक्त होने चाहिए या निर्वाचित होने चाहिए। लेकिन निर्वाचन में वही फिर उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता कि एक तो अगर राज्यपाल निर्वाचित होता चुनावों के द्वारा तो वह किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा होता, लेकिन हमें राज्यपाल को किस रूप में प्रस्तुत करना है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, ताकि राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर दोनों चुनाव से आते मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो दोनों में विरोधाभास की स्थिति वो लगातार होती रहती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करना चाहता, और फिर जो चुनावों में खर्च होता, धन और समय की बर्बादी होती, उससे बचने के लिए इसकी नियुक्ति प्रक्रिया ही अपनाई गई है, निर्वाचन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ये हो गया अनुच्छेद 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये सब चीजें बताई गई है। अब आता है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल। सामान्यतः राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन साथ में यह भी लिखा गया है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत हो गया। राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी उन्हें पदच्युत है वो कर सकता है और उनका स्थानांतरण भी कर सकता है। यानी अगर किसी राज्य में किसी राज्यपाल को 3 साल हुए हैं तो बाकी बचे हुए 2 साल के लिए वो उन्हें किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं। स्थानांतरण का प्रावधान है वो संविधान में नहीं दिया गया है, ये परंपराओं से विकसित ही चला आ रहा है। पदच्युत और नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर राज्यपाल अपना त्यागपत्र सौंपना चाहे समय से पूर्व तो वो एक लिखित त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। और अगर किसी राज्य में राज्यपाल का कोई उत्तराधिकारी नहीं आता है और उसको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता है। यानी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक। बात आती है पुनर्नियुक्ति की, तो किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल पद के लिए पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। अपात्रता का प्रावधान है वो संविधान में नहीं दिया गया है। तो ये हो गया अनुच्छेद 156, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त, पदच्युत और उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। सामान्य स्थितियों में इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहता है। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में दी गई है योग्यताएं या अर्हताएं कि किसी व्यक्ति को अगर हम राज्यपाल नियुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें मुख्यतः 2 ही योग्यताएं हैं, किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता का प्रावधान नहीं है और अन्य योग्यता का प्रावधान नहीं है। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत के नागरिक हो, चाहे वो नागरिकता जन्म से हो या अर्जित की गई हो, उसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये 2 अर्हताएं हैं राज्यपाल बनाने के लिए किसी व्यक्ति की। दूसरा है अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, शर्तें या सेवा शर्तें। 2 तो ये शर्तें हैं कि अगर वो राज्यपाल के पद पर रहता है तो उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, और दूसरा वो किसी भी विधानमंडल, चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो या किसी राज्य का विधानमंडल हो, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए।
वह किसी लाभ के पद पर ना हो और किसी भी विधानमंडल में, चाहे वो केंद्रीय विधानमंडल हो यानी लोकसभा राज्यसभा, या किसी राज्य की विधानसभा में सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो उनमें से किसी का सदस्य होता है तो वो जिस दिन से राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन से उस विधानमंडल में उसका पद है वो रिक्त माना जाएगा। इसके अलावा उसके जो आवास है, परिलब्धियां, भत्ते हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। तो उसके वेतन, भत्ते और परिलब्धियों का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। वेतन, भत्ते और परिलब्धियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का अनुपात है कि किस राज्य से उसको किस अनुपात में वेतन प्रदान किया जाएगा, ये कहाँ से कौन डिसाइड करेगा? ये राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन का अनुपात कौन डिसाइड करेंगे? ये राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और राज्यपाल को पेंशन नहीं दी जाती है, कुछ भत्ते मिलते हैं, तो राज्यपाल को पेंशन नहीं दी जाती है। राज्यपाल के लिए पेंशन का किसी भी प्रकार का प्रावधान है वो नहीं है। अब जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। लेकिन राज्यपाल के संबंध में ऐसा नहीं है। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं क्योंकि पेंशन उनको देनी ही नहीं है, तो पेंशन किसी भी संचित निधि पर भारित नहीं होती है। तो ये हो गया राज्यपाल की सेवा शर्त। अब देखते हैं अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो हाई कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और इनकी शपथ है वो अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। अनुसूची 3 में नहीं दी गई है, अलग से इनकी शपथ है जिसमें वो अपने पद का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संविधान और कानून का परिरक्षण करने की शपथ लेते हैं। तो ये हो गई इनकी पद से संबंधित, शपथ से संबंधित प्रावधान। अब है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाती है जिस समय राष्ट्रपति को राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान बनाने पड़ सकते हैं तो राज्यपाल इससे संबंधित प्रावधान राष्ट्रपति उस समय बना सकता है जैसा वो उचित समझे। 160 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी आकस्मिक स्थिति में
यह है अनुच्छेद 160। इसमें है कि अगर मान लो किसी समय किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, उसमें कोई कार्यवाहक राज्यपाल नहीं है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 के अनुसार बना सकेगा, ताकि किसी भी राज्य का कार्यपालिका तंत्र है, विधायी तंत्र है, उसमें अड़चन ना आए और उसकी गतिविधियां हैं वो ना रुके। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां वो दी गई है कि राज्यपाल कुछ जो न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई जाती है उनमें क्षमा प्रदान कर सकता है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। अब राज्यपाल कौन कौन से सजा है उनको कम कर सकता है, इसके लिए सबसे पहले है मृत्युदंड। मृत्युदंड है उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसमें किसी प्रकार का लघुकरण परिहार कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आता है दोस्तों, सैन्य न्यायालय द्वारा कोई सजा दी गई है, सैन्य न्यायालय द्वारा, उसमें राज्यपाल किसी भी प्रकार के क्षमादान शक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को उसमें क्षमादान की शक्ति दी गई है। इसके अलावा जितनी भी सजा राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है, उनकी प्रकृति बदल सकता है, उनकी जो सीमा है, कार्य है मतलब जो समय है वो बदल सकता है। ये सारे राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों में आते हैं। अब क्षमादान शक्तियां मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब बता ही दिया था कि विलंबन यानी एक अस्थायी समय के लिए सजा को रोक देना, यह मृत्युदंड में दी जाती है ताकि वो अपने मृत्युदंड के लिए क्षमा की याचिका दायर कर सके। विराम, विराम यानी कि अगर कोई गर्भावस्था स्त्री है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, शारीरिक अक्षमता है, विकलांग है, तो उसमें सजा की मूल प्रकृति को बदले बिना उसकी मात्रा को कम कर देना, और प्रकृति भी बदली जा सकती है। परिहार में क्या होता है, प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि को कम किया जाता है, और लघुकरण में अवधि को कम किए बिना उसकी प्रकृति को बदला जाता है। तो ये है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अब है अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 में दिया गया है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा। तो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हमने केंद्र राज्य संबंधों में पढ़ाई है कि वहीं तक होगा जहां तक राज्य की विधायी शक्ति जाती है, यानी जिन वस्तुओं पर विधि विषयों पर विधि बनाने की राज्य को शक्ति है वहां तक उसकी कार्यपालिका जाएगी, और अगर कोई विषय समवर्ती सूची में है तो वहां तक उसकी सीमा होगी जहां तक वो केंद्र के साथ विरोध नहीं करता है। ये है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब कुछ अन्य अनुच्छेद देखते हैं राज्यपाल से संबंधित। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 है वो दो व्यक्तियों को विशेषाधिकार देता है। किन किन को, एक राष्ट्रपति को और एक राज्यपाल को, क्योंकि ये दोनों ही उच्च संवैधानिक पद है, इनकी गरिमा बनी रहनी चाहिए और इनका कार्य निष्पादन है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करने के लिए उनको कुछ विशेष संरक्षण दिए गए हैं। सबसे पहला जो संरक्षण है वो है कि आधिकारिक कार्यों के लिए, आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं। मतलब अपने पद के कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए अगर इनके द्वारा कोई निर्णय लिए जाते हैं, कोई कार्य किए जाते हैं, तो उनको किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता जब तक ये अपने पद पर रहते हुए कोई निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा है वो केवल अगर अनुच्छेद 61 के अनुसार उन पर महाभियोग चलाया जा रहा है तभी हो सकती है, अन्यथा राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए
किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता कि आपने ये निर्णय लिया तो आपको सजा दी जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा है आपराधिक कार्रवाई से छूट। कि पद पर रहते हुए उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई है वो शुरू या जारी नहीं की जा सकती। दूसरा है गिरफ्तारी या कारावास से छूट। उनको अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कारावास नहीं दिया जा सकता। तीसरा है, चौथा हो गया ये, ऊपर वाला तीसरा था, व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्रवाई उनके ऊपर की जा सकती है। व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्रवाई, लेकिन ये केवल तभी की जाएगी जब इसकी लिखित सूचना है वो 2 महीने पूर्व दे दी गई हो। लिखित सूचना 2 महीने पूर्व, यानी उन्हें 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर उन पर कोई भी सिविल कार्रवाई की जानी है। उसमें वादी का नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति, उसका कारण और जो वादी के द्वारा अनुतोष मांगा जा रहा है, रिलीफ मांगा जा रहा है, उसका विवरण उनको लिखित रूप में देना होगा। इस प्रकार से इस जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं इनको कुछ विशेषाधिकार संरक्षण दिए गए हैं। अब है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि राज्य की सारी कार्यपालिका कार्रवाई है वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी और आदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करने के लिए राज्यपाल नियम बनाएंगे। पहली चीज है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। दूसरा है आदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण। आदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण, कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आदेश है तो उसकी प्रमाणित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके नियम राज्यपाल बनाएंगे। और अगर कोई भी दस्तावेज प्रमाणित कर दिया गया है तो उसकी वैधता को चुनौती इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि इसे प्रमाणित किया गया था या नहीं, या किस प्रक्रिया के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया था। ये हो गया आदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण। तीसरा है मंत्रियों को कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कार्य आवंटन के लिए नियम ये भी राज्यपाल के द्वारा बनाए जाएंगे। ये है अनुच्छेद 166। अब देखते हैं अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को मांगे या बिना मांगे राज्य की समस्त कार्यपालिका के कार्य या विधायी कार्य जो भी हैं विधेयकों से संबंधित उनके बारे में राज्यपाल को अवगत कराए। 167 में है कि राज्य का मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा। राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, कि सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। कि प्रशासन और कानून से संबंधित जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जा रहे हैं उन सब की सूचना है वो राज्यपाल को प्रोवाइड करवाए। दूसरा है कि अगर किसी विषय पर राज्यपाल कोई जानकारी मांगता है तो मंत्रिपरिषद उसको
उपलब्ध कराए। किसी विषय पर जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री को उस पर जानकारी देनी होगी। और तीसरा है कि अगर किसी भी मंत्री है, उसने कोई विनिश्चय कर लिया है, कोई विधेयक पर विनिश्चय किया है, तो उसको मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा करके उस पर विचार करवाया जाए। अगर किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय किया है तो उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाएगा। ये है अनुच्छेद 167 में कि राज्यपाल को सूचना देनी होगी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन कि अगर राज्यपाल को ये आभास हो जाता है कि राज्य में ऐसी पर्याप्त स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो इसकी लिखित रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और राष्ट्रपति राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट को या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन का आधार क्या होगा? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। और दूसरा अनुच्छेद 367 के अनुसार अगर कोई भी राज्य सरकार है वो केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है या केंद्र के निर्देशन का पालन करने में अक्षम है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य के द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन ना करना, इन परिस्थितियों में वहां पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया और अवधि क्या होगी? प्रक्रिया, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से पास करवाना आवश्यक है। 2 महीने में संसद के दोनों सदनों में पारित करवाना पड़ेगा। और ये पारित करवाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत आवश्यक है। साधारण बहुमत से पारित करवा लिया जाएगा। अगर इस साधारण बहुमत से एक बार पारित हो जाता है तो इसकी अवधि है वो 6 महीने तक हो जाती है। एक बार में अवधि है वो 6 महीने होगी और इसे 6 महीने बढ़ा करके अधिकतम कितने साल? अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर 2 बार बढ़ा दिया गया है, यानी 6 महीने और 6 महीने 1 साल, 1 साल से ज़्यादा लगाना है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो उसके लिए आपको 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। ये 2 शर्तें कौन सी हैं? एक, तभी उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। कहाँ पर? या तो पूरे देश में लगा हो या उस राज्य में या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो, तब उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है कि अगर भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सत्यापित कर दे कि वर्तमान में उस राज्य में चुनाव कराने के लायक परिस्थितियां नहीं हैं
तो उसको फिर आगे दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सत्यापित करें कि चुनाव की परिस्थितियां नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये प्रावधान कब किया गया? ये प्रावधान किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये हो गया इसकी प्रक्रिया और अवधि। अब है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उसका उस राज्य में प्रभाव क्या होगा? प्रभाव देखते हैं। प्रभाव यही होगा कि उस राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। उसकी विधानसभा है वो निलंबित हो जाएगी, और अगर 2 महीने के अंदर अंदर उसका अनुमोदन हो जाता है तो बाद में उसको भंग भी कर दिया जाता है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति किस में आ जाएगी? राष्ट्रपति में आ जाएगी, और राष्ट्रपति इसका प्रयोग राज्यपाल या मुख्य सचिव को निर्देश देकर सारी कार्यवाही का संचालन करेंगे। और विधानसभा की सारी शक्तियां किस में आ जाएगी? विधायी कार्यों की सारी शक्तियां संसद में आ जाएगी। अगर उस राज्य का जो बजट पारित करना है तो वो भी संसद के द्वारा किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका प्रभाव। अब क्या ये चीज़ न्यायिक समीक्षा के अंदर है? न्यायिक समीक्षा कि क्या राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो एक आया था विवाद, SR बोमई विवाद 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, कि किसी भी भेदभावपूर्ण न्यायिक समीक्षा के अधीन, कि वहां पर वास्तव में संवैधानिक तंत्र की विफलता होनी चाहिए किसी भी दलगत राजनीति के चलते हुए, जैसा 1978 से लेकर के और 80-85 के बीच में देखा गया था। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जा रहा हो। इसके लिए कुछ आयोग हैं, उन्होंने सिफारिश भी दी थी। सरकारी आयोग था 1988। इसने सिफारिश की कि 356 का अनुच्छेद है वो बहुत ही कम किया जाना चाहिए और केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। एक पुंछी आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट 2007 में दी थी। इसने बताया था कि पूरा राष्ट्रीय शासन लगाने के बजाय किसी जो प्रभावित जिला है जहां पर कोई लड़ाई दंगा फसाद हो रहा है उसमें स्थानीय आपातकाल जैसी कोई चीज़ है वो हमें लगानी चाहिए। अब है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार? 4 बार। पहली बार कब लगा? पहली बार लगा था 1967 में, 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक। ये आज तक का सबसे कम दिनों का आपातकाल है और ये लगभग 42 दिन तक रहा था। ये क्यों लगा था? ये विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसके कारण लगा था ये अपना पहला आपातकाल। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे संपूर्णानंद। तो ये अपना पहला राष्ट्रपति शासन था, आपातकाल नहीं था, सॉरी। दूसरा लगा था फिर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 21 जून 1977 तक। जब केंद्र में राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो जितने भी राज्य थे
उनमें कांग्रेस की सरकार थी, उन सभी की विधानसभाओं को जनता पार्टी के द्वारा भंग कर दिया गया। और राजस्थान में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो भंग कर दिया गया। मुख्यमंत्री थे इस समय हरिदेव जोशी और राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। ये हमारे दूसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों जब दोबारा से कांग्रेस की वापसी होती है 80 में। 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। इसमें क्या हुआ, इसमें वापस से कांग्रेस सरकार बनी थी। तो दोबारा से जहां पर पूरे देश में राज्यों में कांग्रेस के जनता पार्टी की सरकारें थी उन सबको बर्खास्त कर दिया गया। इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। और अपने राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक। और जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था जब बाबरी मस्जिद वाला विध्वंस हुआ था उस समय 1992 में। ये सबसे लंबा भी राष्ट्रपति शासन था। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। बाबरी मस्जिद, इस समय भी अपने मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत और एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, एम रेड्डी। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिसने सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया है भैरव सिंह शेखावत है, 2 बार। सबसे कम 1967 में लगा था 42 दिन का और सबसे ज्यादा ये लगभग 363 दिन का था जो 1992 से लेकर 1993 तक चला था भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन 1992 के बाद में स्टेबल स्थिति है और तो किसी भी प्रकार के राष्ट्रपति शासन का उपयोग नहीं किया गया। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों का मतलब है कि ऐसी शक्तियां जो कार्यपालिका से संबंधित है, किसी अधिकारियों की नियुक्तियों से संबंधित हो गई और ये राज्य में जो कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा उससे संबंधित हो गई। तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपने मंत्री मतलब अपने मनमाने रूप से ही मुख्यमंत्री किसी को बना देगा। जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्तियां की जाएगी, उसी से बनकर के मंत्रिपरिषद बनेगी। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। दूसरा है अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। किस किस की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है राज्यपाल करते हैं। जो स्टेट पीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग हो गया और राज्य सूचना आयोग हो गया, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त हो गया। इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो अपना राजस्थान का राज्यपाल होता है वो राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है। राज्य के द्वारा वित्त पोषित सारे विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और इनके कुलपतियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भूतपूर्व
सैनिक हेतु एकीकृत निधि की जो प्रबंध समिति होती है उसका सभापति राज्यपाल होता है। इसके अलावा राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी और दूसरी कौन सी होगी, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इनका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 243 आई एवं 243 वाई के आधार पर, ताकि पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थितियों का ब्यौरा देखा जा सके और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखवाया जा सके। इसके अलावा ये इतनी चीजें हो गई, ये क्या हो गए इसके कार्यकारी। दूसरा, ये मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का किसी भी विषय पर क्या सूचना मांग सकता है, मुख्यमंत्री से किसी विषय पर सूचना मांग सकता है 167 के अनुसार। संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को सौंप सकता है। इसके अलावा है एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है 4 राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। ये कौन कौन से 4 राज्य हैं, ये हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों के राज्यपालों के द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति है वो की जाती है। इसके अलावा वो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य का जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे भी हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ न्यायिक पदों की नियुक्तियां भी करता है। न्यायिक पदों की नियुक्ति, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण, ये सारे राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। और अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं उच्च न्यायालय और आरपीएससी से परामर्श के बाद कुछ अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां भी
की जाती है। अब हम देखते हैं इसकी विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने से संबंधित, विधानमंडल से संबंधित, विधानसभा से संबंधित कुछ ऐसे कार्य, ऐसी शक्तियां जो राज्यपाल में निहित होती है। सबसे पहले अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 176 में है विधानमंडल का सत्राहूत करना। कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर या कुछ मामलों में अपने विवेक पर भी विधानमंडल का सत्राहूत करता है, जिस समय और जैसी स्थिति वो समझे। जो सचिव होता है वो 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों को इसकी सूचना देता है। दूसरा है सत्रावसान। किसी भी सत्र है उसको समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सत्रों में जो बैठक है उसकी सदगण की अध्यक्षता या सदगण कौन करता है? वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और पूरा सत्र यानी सत्र की पहली बैठक जो होगी वो सत्रावसान कहलाती है, ये राज्यपाल के द्वारा। और सत्रावसान की सत्र समाप्त हो गया, इसकी घोषणा भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। एक साल के अंदर समस्त सत्रों की समस्त बैठकों की संख्या है वो 60 से कम नहीं होगी। इसके बाद है विधानसभा को भंग करना। राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर और कई बार अपने विवेक से भी विधानसभा को भंग कर सकता है। ये है अनुच्छेद 174 में। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में है सदनों को संबोधित करने का सदनों को संबोधित करने का राज्यपाल का अधिकार। ये दो चीजों में मिलता है। एक कि अगर राज्यपाल चाहे तो विधानमंडल को समवेत होने के लिए यानी उनको बैठक के लिए बुला सकता है और सदस्यों की जो उपस्थिति है उनकी अपेक्षा कर सकता है। दूसरा संदेश भेजने का अधिकार है कि किसी विषय पर विचार विमर्श करवाने के लिए विधानमंडलों को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का अभिभाषण। तो राज्यपाल है वो दो समय पर सदनों को अभिभाषण देते हैं। एक जब नई विधानसभा का गठन होता है और दूसरा किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत के सबसे जो पहली बैठक होती है उसमें। और राज्यपाल का ये अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया होता है, जिसमें उस राज्य सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, आगामी विधायी एजेंडे का सारा ब्यौरा होता है। अगर इस अभिभाषण में केंद्र सरकार से संबंधित या केंद्र से विरोधाभासी कोई बात लिखी गई है तो राज्यपाल उसको पढ़ने से मना कर सकता है। कब कब देगा? नई विधानसभा की शुरुआत में और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ये राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया जाता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 है, उसमें दो खंड हैं, जिसमें एक है कि अगर विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली है यानी रिक्त है, अध्यक्ष का पद रिक्त है, और दूसरा है अध्यक्ष अनुपस्थित है, अध्यक्ष अनुपस्थित है। तो अध्यक्ष का पद रिक्त है यानी अध्यक्ष की मृत्यु हो गई है, उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है मान लो,
अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही गाड़ी में थे, कोई दुर्घटना हो गई, दोनों नहीं रहे, तो उस समय विधानसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका निर्धारण कौन करेंगे? राज्यपाल करेगा। लेकिन अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की ही तबीयत खराब हो गई और उस समय उस पद पर कौन करेगा अध्यक्षता? ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा विधानसभा। ये आपको ध्यान रखना है। पद की रिक्ति की अवस्था में, पद ही खाली हो गया है तो राज्यपाल डिसाइड करेंगे। पद खाली नहीं हुआ है लेकिन वो अनुपस्थित हैं, किसी कारणवश विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो किसके द्वारा? तो विधानसभा के नियमों से की जाएगी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये अनुच्छेद 180 में दिया गया है। अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 में बताया गया है कि अनुच्छेद 191 के अनुसार, जैसे कि कोई लाभ का पद धारण कर ले या दिवालिया हो जाए, तो जो विधानमंडल का सदस्य है उसकी सदस्यता की निर्भरता से संबंधित अंतिम निर्णय है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और ये निर्णय राज्यपाल है वो भारतीय चुनाव आयोग की राय पर करेंगे और भारतीय चुनाव आयोग की सिफारिश है या राय है वो राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है। 192 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 191 1 के अनुसार यदि विधानसभा का कोई सदस्य है, वो क्या हो गया है, निर्भरता से संबंधित कोई प्रश्न है, तो निर्णय कौन लेंगे? तो निर्णय लेंगे राज्यपाल। और राज्यपाल ये निर्णय किसकी सलाह से लेंगे? तो ये लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो सलाह है ये राज्यपाल पर क्या होगी? बाध्यकारी होगी। तो निर्णय, अंतिम निर्णय राज्यपाल लेते हैं, तो क्या ये न्यायिक समीक्षा से परे है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये चीज़ न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये हो गया अनुच्छेद 192। अब देखते हैं अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को उसी प्रकार से शक्तियां देता है जिस प्रकार से अनुच्छेद 111 है वो राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संबंध में शक्तियां देता है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं जो वो विधेयक से संबंधित ले सकता है। सबसे पहला विकल्प है अनुमति प्रदान करना, कि राज्यपाल उस पर अनुमति देता है तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। दूसरा है अनुमति रोक लेना। कोई भी समय सीमा संविधान में नहीं दी गई है कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है राज्य विधानमंडल से पारित होकर के तो कितने समय में उसको हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में बताया है कि राज्यपाल अनावश्यक रूप से विलंब नहीं कर सकता है, उसको अपने पास रोक नहीं सकता है। जे भी वीटो का प्रयोग राज्यपाल का अधिकार नहीं है तो वो उसको पारित कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेजेगा या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा या उस पर साइन करेगा। अपने पास पड़े रहने देने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। तीसरा है निलंबनकारी, जिसको वीटो बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या है, राज्यपाल एक बार उसको विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है अगर वह धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पुनर्विचार के लिए गया राज्य विधानमंडल में, दोबारा संशोधन या संशोधन रहित वैसा का वैसा पारित होकर आ गया तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ देंगे, ये बाध्यकारी है। तीसरा, वीटो में ही एक आत्यांतिक वीटो है कि मना कर देना। ये सिर्फ तभी होगा जब कोई प्राइवेट विधेयक है, कोई ऐसा विधानसभा सदस्य है जो मंत्री नहीं है, वो कोई विधेयक लाकर आया है तो उसको सिरे से खारिज कर सकता है। तीसरे में है कि किसी भी विधेयक को प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेना। ये क्यों करता है? ये तब किया जाता है जब कोई राज्य का विधेयक है वो हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी करता हो
या कोई ऐसा विषय हो जो राष्ट्रीय महत्व का हो, या ऐसा लग रहा है कि वो नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के विरुद्ध हो, या वो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, जैसे कोई संघ सूची के विषय पर कानून बना दिया गया, या वो राज्य सूची का विषय है उसका अतिक्रमण करके संघ सूची में फॉल कर रहा है, तो इस प्रकार से। अब अगर एक बार कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लेता है तो उस पर राज्यपाल की भूमिका हो जाती है समाप्त। अब राज्यपाल उसमें चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है, उस पर सारे अधिकार किसके पास आ जाते हैं? राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। अब राष्ट्रपति को क्या करना है, ये सारी चीजें बताई गई है अनुच्छेद 201 में, कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास पहला विकल्प होता है कि वो अनुमति प्रदान कर दे, प्रदान कर देगा तो क्या होगा, वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे, राज्यपाल को ये निर्देश दे कि इस विधेयक को आप दोबारा से राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएं। तो अगर पुनर्विचार के लिए चला गया तो उसको अगर 6 महीने के अंदर दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। सहमति है वो राष्ट्रपति की बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसको दोबारा भी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या अपने पास पड़े रहने दे सकता है, यानी उस पर जेबी वीटो का प्रयोग भी वो कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर कोई भी धन विधेयक है, धन विधेयक, उसको राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, अपने पास पड़े रहने दे सकते हैं लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। यह अनुच्छेद 201 में बताया गया है। या किसी विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया और उसे अपने पास पड़ा रहने दिया, उस पर कोई भी काम नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है कि अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा इस पर विलंब नहीं किया जाना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद 201 तहत राष्ट्रपति की शक्तियां, जो उसके लिए कोई विधेयक आरक्षित रखा जाता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। काफी मामलों में राज्यपाल को क्या करना है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना है, लेकिन कुछ मामले में उसको विवेकाधीन शक्ति भी दी गई है। ये विवेकाधीन शक्ति उसको कुछ संविधान के द्वारा प्रदत्त है और कुछ परिस्थितिजन्य, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेगा। संविधान के द्वारा कौन सी है? संविधान के द्वारा तो हो गई जो हमने अभी अभी पढ़ी है, अनुच्छेद 200 के अनुसार जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, ये उसके विवेक पर निर्भर है। राज्यपाल चाहे तो हर विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356, ये जो संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट है, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है। राज्यपाल चाहे तो किसी भी समय इसकी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है, बाद में राष्ट्रपति इस पर विचार करे या ना करे ये तभी है। दूसरा परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य तब है कि जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है विधानसभा चुनाव में, तब राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करेगा, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है। अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो एक दल होता है बहुमत प्राप्त दल, उसमें कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद के लिए सटीक रहेगा, ये भी राज्यपाल के हाथ में होता है। तीसरा है कि अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि कोई वर्तमान मंत्रिपरिषद है उसको विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं है, तो वो मंत्रिपरिषद को कह सकता है कि आप आकर बहुमत सिद्ध कीजिए। ये उसके विवेक पर निर्भर है, बहुमत सिद्ध करवाना।
और अगर मंत्रिपरिषद ऐसा नहीं करती है तो वो उनको बर्खास्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। ये भी उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत ही आती है। एक है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये इसको अनुच्छेद 213 से मिलती है। राष्ट्रपति को 123 से, राज्यपाल को 213 से। कब कर सकता है? जब सत्र है वो नहीं चल रहा हो। दूसरा, तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो। अगर राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि हमें तुरंत कोई अध्यादेश पारित करना है, तो वो अध्यादेश पारित कर सकता है उस समय अगर कोई विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। ये राज्यपाल के स्वयं विवेक पर निर्भर नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश पारित किया जाता है। इस अध्यादेश की शक्ति और वैधता कितनी होगी? इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो किसी अधिनियम का होता है जो राज्य विधानमंडल ने पारित किया गया है। अब इसका प्रभाव कब तक रहेगा? इसका प्रभाव रहेगा जब तक विधानसभा का सत्र शुरू हो गया प्लस 6 सप्ताह। अगर 6 सप्ताह के अंदर अंदर, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको अनुमोदित नहीं करवाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा, राज्यपाल जब चाहे इसको क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। ये दो इसमें चीज है। तीसरा है कि इस पर कुछ सीमाएं हैं कि कोई ऐसा अध्यादेश जारी करना है जो राष्ट्रीय महत्व का हो, या कोई ऐसा विधेयक से संबंधित अध्यादेश है जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना जरूरी हो, तो वो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति से ही अध्यादेश पारित किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 171(3) जो विधान परिषद की संरचना से संबंधित है, इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और ये क्या योग्यता होनी चाहिए? ये विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता या समाज सेवा से जुड़े हुए होने चाहिए। इनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 333 में दिया गया था कि राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल कर सकता है, जो 104वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा हटा दिया गया है 2019। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 सदस्यों का, विधानसभा में 333 के अनुसार 1 सदस्य था। दोनों ही हटा दिए हैं। अनुच्छेद 331 में जो लोकसभा में 2 सदस्यों का था और विधानसभा में कितने का था? विधानसभा में 1 सदस्य का। इनको 104वें संविधान संशोधन 2019 से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करती है। सबसे पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाना। कि किसी राज्य का बजट है वो राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल में रखवाया जाता है। दूसरा है कि अगर कोई धन विधेयक है तो वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से। ठीक है। तीसरा है अनुदान की मांगों की सिफारिश करवाना।
राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई भी मांग है वो विधानसभा में नहीं की जा सकती। चौथा है राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण। राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही इसमें से कोई खर्चा है वो किया जा सकता है और बाद में इस व्यय को राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। पांचवा है हर वर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन। जो स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय व्यवस्थाओं की क्या करने के लिए, प्रोग्रेस देखने के लिए वित्त आयोग का गठन है वो करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, ये सारी चीजें हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही रखवाई जाती है। तो ये हो गई राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। समाधान शक्तियां हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये था हमारा राज्यपाल टॉपिक। अब हम देखते हैं कुछ एक मिनट मैं देखता हूँ वो मिलेगा तो। कुछ हमारे राजस्थान के राज्यपालों से संबंधित सवाल थे, वो अभी है नहीं, हम बाद में देखेंगे उनको। तो कल हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। ये अपना राज्यपाल टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं।